हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। हुकूमत की बड़ी महारत से जो कौमी इशूज़ हैं, बड़े इशूज़ हैं, उनसे तवज्जो हटाकर इस तरफ लगा दी गई है कि नून लीग के अंदर 4 लोग ऐसे हैं जो शरीफ ख़ानदान को एक साइड पे करके पार्टी की क़यादत संभालना चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने कोई मुलाकात की है तो ये एक तरह से ये जो बहस है वो दिलचस्प भी है, क्योंकि हुकूमत इस बात के ऊपर कायम है। वफाकी वज़रा हों फवाद चौधरी, शेख रशीद अहमद, हमाद अजहर, सब इसके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी इसके ऊपर बयान देना शुरू कर दिए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि नून लीगी रहनुमाओं को मशवरे दिए जा रहे हैं कि शरीफ खानदान के अलावा किसी और को भी पार्टी क़यादत मिलनी चाहिए। उकसाया जा रहा है इस वक्त नून लीग की क़यादत को, लेकिन नून लीग है कि मुसलसल इसकी तरदीद करी। आज भी मरियम नवाज से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हुकूमत अपनी फ़िक्र करे, उनकी हुकूमत जाने वाली है, हमारी बात ना करें। और ये भी एक हकीकत है कि हम पहली बार काफ़ी अरसे में ये बात सुन रहे हैं कि नून लीग में इस किस्म की भी कोई सोच है कि सारे शरीफों को एक तरफ कर दिया जाए, उनको माइनस कर दिया जाए और दीगर लोग क़यादत संभाल लें। लेकिन अगर आपको याद हो तो नून लीग के एक सीनियर रहनुमा भी हैं, रुकने कौमी असम्बली भी हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने सितंबर 2021 में एक इस किस्म की बात की थी और उन्होंने कहा था कि नून लीग में 4 से 5 ऐसे रहनुमा हैं जो कि असाइनमेंट के ऊपर पार्टी के अंदर हैं। इसके ऊपर फिर मियां जावेद लतीफ़ साहब को शो कॉज नोटिस नून लीग की तरफ से जारी कर दिया गया था। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या नून लीग के अंदर शरीफ खानदान को माइनस करने की कोई सोच मौजूद भी है या नहीं। और अब अगर हम हुकूमत की बात कर लें, जिसका जिक्र भी आज के प्रोग्राम में रहेगा, तो उनमें नून लीग पर की जो ये मुबैना बगावत की खबरें हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर मशवरे तो आप सुन रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे हैं नून लीगी रहनुमाओं को कि बाकियों को भी चांस मिलना चाहिए और यही जमहूरी पार्टियों में होना चाहिए। मौक़िफ़ अपना रही है PTI, लेकिन दूसरी तरफ ख़ुद PTI क्या कर रही है। इनके एक रहनुमा है जो मेंबर असम्बली हैं नूर आलम साहब, उन्होंने अपने हल्के के आवाम के मसाइल को उजागर किया था। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी उन्होंने उजागर किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनको पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। तो अगर नून लीग को नसीहत की जा रही है कि पार्टियों का निज़ाम जमहूरी तौर पे होना चाहिए, तो अपने अंदर तनकीद करने वालों को शो कॉज नोटिस क्यों जारी किया जा रहा है। इसके अलावा ओवरऑल PTI के अंदर से इख्तलाफात जो कि बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं, दरीना रहनुमा जो शुरू से मौजूद है वो कभी ना कभी मुखालिफ हो जाते हैं और बातें सामने आती हैं, लेकिन अब जहाँ तक बात पहुँच चुकी है वो वज़ीर आज़म साहब की ज़ात तक पहुँच चुकी है। बड़े बड़े इंकशाफात किए जा रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद की तरफ से जो आप सुनते आ रहे हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने किस किस्म की बातें की कि वज़ीर आज़म साहब को जो गालियां देने वाले ऑपोजिशन को लोग हैं वो पसंद है, उनको रखते हैं, करीब रखते हैं वो। इसके अलावा एहतसाब के हवाले से उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर की एहतसाब के हवाले से बस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक ही एहतसाब जो है वो मौजूद है। अब एहतसाब PTI का एक दिल के करीब वज़ीर आज़म साहब के मामला है। तो ये जो सारे इल्ज़ामात हैं अब वो ओवरऑल धड़ेबंदी से हट कर वज़ीर आज़म साहब की ज़ात तक पहुँच चुके हैं। इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे और इन सारे इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है सीनियर और तजियाकार सलीम साफ़ी साहब को, और उनसे हम जानेंगे कि क्या इम्कानात है कि शरीफों के ख़िलाफ़ बगावत नून लीग में हो सकती है, और इसके अलावा ख़ास तौर पे जिनके PTI के हवाले से ख्वाब बिखर गए हैं उनके बारे में साफ़ी साहब से बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है इंटरव्यूज़ का जिसमें उन लोगों से बात करते हैं जो कि अब खुश नहीं हैं और पहले बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने PTI को हुकूमत में आने से पहले भी और अब तक के 3 साल में भी। साफ़ी साहब खुश आमदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो बात यही कर लेते हैं जो आज की खबर है, और शुक्रिया, जो आज की भी खबर है और कल की भी थी, हुकूमत इस बात पे कायम है। अलबत्ता ये हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तफसील इसकी तो फवाद चौधरी साहब खुद ही देंगे, लेकिन वो कायम है इस बात पे कि मुलाकात हुई है, 4 लोग हैं सीनियर लीडर्स। आपकी नज़र में बुनियादी तौर पे, क्योंकि आप तमाम सियासी जमातों के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, उनके मिजाज को भी जानते हैं, आप समझते हैं कि नून लीग के अंदर इस तरह की सोच हो भी सकती है कि हम जमहूरी जमात बने और बाकी लोग आगे आए, सिर्फ शरीफ ख़ानदान जो है वो जमात के ऊपर, और अगर आगे इक़्तिदार मिलता है तो मुल्क पे कब्जा ना अपना रखे, क्योंकि हमने आज तक डिसएग्रीमेंट्स भी ओपनली नहीं सुने हैं क़यादत से नून लीग की। ये मुमकिन हो सकता है आपकी नज़र में? नहीं, अब जिस तरह ये मुमकिन नहीं हो सकता कि कभी शहबाज गिल सच्ची बात कहें या तहजीब के अंदर बात करें, इसी तरह ये मुझे इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आता कि मुस्लिम लीग नून से शरीफों को माइनस कर लिया जाए। और देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों, इनके खिलाफ जितने भी हरबे थे, नैब के, अदालतों के, मीडिया ट्रायल के,
पॉलिटिकल मैनेजमेंट के, वो सारे पिछले सालों में पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ आजमाए गए हैं। और मुस्लिम लीग नून में से जिसने म्याज़र बनना था वो म्याज़र बन के पीटीआई में जा चुके हैं, और पीपल्स पार्टी में जिसने बाबरावान बनना था वो बाबरावान बन के उधर जा चुके हैं। तो इन दोनों पार्टियों की मुकम्मल तत्हीर हो चुकी है। और इस वक्त तो जो इमरान खान के पीछे चल पड़े थे या जिनको इमरान खान के पीछे लगा दिया गया था, उन सब के ख्वाब बिखर रहे हैं और उन सब की उम्मीदों के महवर और मरकज जो है वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई की क़यादत बन रही है। तो इससे लगो बात कोई और हो नहीं सकती मेरे ख्याल में आजकल के हालात में। अच्छा चलिए, अगर ये कयास सराई की हद तक भी है साफ़ी साहब बात, तो फिर भी ये सोच अगर हो भी जाए ये सोच कि मौरूसियत नहीं होनी चाहिए और जो दीगर सीनियर रहनुमा हैं उनको भी आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए, तो ये इटसेल्फ कैसी हो सकती है नून लीग के लिए? क्योंकि अभी एक बड़ा इल्ज़ाम जिसका जो पीटीआई को की तरफ सपोर्टर गया और जो लोग बात करते थे वो ये कि ये एक ख़ानदान की सियासत नहीं है पीटीआई के अंदर, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद होती है मौरूसी सियासत की, तो उनको फ़ायदा हो सकता है अगर ऐसा हो भी रहा है और कुछ ये बात कर भी रहे हैं। देखिए, ये बदकिस्मती है, लेकिन ये एक हकीकत भी है कि सिर्फ जनूबी एशिया की बिलखसूस और पूरी दुनिया की सियासत बिलअमूम वो मौरूसियत के गिर्द घूम रही है। आप देखिए, अमेरिका जैसे मुल्क में कैनेडी फैमिली को देखे, बुश फैमिली को देखे, आप इंडिया में गांधी फैमिली को देखे, फिर आप देखें कि इस वक्त बांग्लादेश में दोनों जमातों की क़यादत वो माजी में जो उनके लीडर रहे थे, यानी वो मौरूसी सियासत ही है। फिर पाकिस्तान के अंदर देखिए, ये माइनस जरदारी करने का और माइनस बेनज़ीर करने का ये कोशिश ज़ियाउल हक ने कितने अरसे की थी, वो कामयाब नहीं हो सके। कितने लोग थे जिन्होंने वली खान फैमिली से को माइनस करने की कोशिश की, वो नहीं हो सका। फिर ये मुशर्रफ ने भी कोशिश की, फिर अभी हालिया दौर में भी कोशिश की गई। तो ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जब एक मर्तबा ये सियासी असबियत हासिल हो जाती है किसी लीडर को, और खुद पीटीआई के अंदर, क्या यहाँ पे इमरान खान का वन मैन शो नहीं है? यहाँ पे ठीक है कि उनके अपने ब्लड रिलेटिव्स, अब जाहिर बात है कि वो तो गोल्डस्मिथ के साथ बड़े अच्छे आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके बच्चे नहीं आना चाहेंगे, वरना तो जब इस वक्त क्या उनके अहले खाना पूरी पाकिस्तानी सियासत को मैनेज नहीं करते, अहम तकरीरों तक में जो है उनके अहले खाना का नाम लिया जाता है। फिर जब रेहाम खान साहबा कुछ अर्सा के लिए उनकी अहलिया बनी थी, तो क्या वो उस वक्त पूरे पीटीआई की सियासत की मुख्तार नहीं बनी थी? फिर यहाँ पे इनकी अगर अकरबा परवरी नहीं है तो सारा मामला दोस्त परवरी पे नहीं चल रहा है। अली जैदी के इसके सिवा क्या क्वालिफिकेशन है कि वो कराची में और अमेरिका में इमरान खान साहब की मेज़बानी करते रहे। फिर इसी तरह ये बाकी जितने लोग हैं, जुल्फी बुखारी की क्या क्वालिफिकेशन है कि सिवाय इसके कि वो उनकी मेज़बानी करते रहे। फिर आप देखें कि खुद उनकी पार्टी के अंदर इस वक्त ग्रुपिंग्स, अगर तो मेरिट पे बात होती जी, तो, और पिछला इलेक्शन हुआ था, साफी साहब ये इटसेल्फ एक टॉपिक है, मैं इस पे जी, ये आप बहुत अहम बात करें, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, ग्रुपिंग के ऊपर ही मैं अगले मरहले में आ रही हूँ। और मैं फिर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब DGISPR ने खास तौर पे कुछ ही दिन पहले मना किया था कयास सराई ना की जाए, तो फिर क्या कॉन्फिडेंस ऐसा है हुकूमत के पास कि वफाकी वज़रा बारहा ये बात कह रहे हैं और अपनी बात पे कायम भी हैं? और ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं साफी साहब से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो हुकूमत की तरफ से इंकशाफात किए गए हैं उसके बारे में नून लीग के हवाले से, और फिर अब बात करेंगे साफ़ी साहब हमारे साथ हैं, उनसे पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उस बारे में भी। साफ़ी साहब, पहले तो इस पर कमेंट आप कर दें कि कुछ ही दिन गुजरे हैं, अब DGISPR ने तंबीह की कि ना इस तरह की बात की जाए, कयास सराई ना की जाए। हुकूमत अपना हिस्सा बगैर किसी वजह के तो इसमें नहीं डाल रही है और फिर हर रोज़ बयानबाजी भी कर सकती है। अगर इस बात की खिलाफ वर्जी कर रही है तो फिर क्या नताइज हो सकते हैं, और क्यों हुकूमत इस बात की परवाह नहीं कर रही कि अदारे का नाम आ रहा है और डिबेट्स हो रही हैं इसके ऊपर? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख की वो हुकूमत है जो न फितरी तरीके से इक़्तिदार में आई है, न फितरी तरीके से चल रही है, जो बैसाखियों की मोहताज है और उसको सालों से उसकी आदत पड़ी हुई है। और फिर
हमेशा हुकूमतें जो होती हैं वो रियासती इदारों के लिए ढाल बना करती हैं। ये वाहिद हुकूमत है जिसने इक़्तिदार में आने के लिए भी और इक़्तिदार के दवाम के लिए भी रियासती इदारों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, और उसकी शुरू दिन से ये कोशिश रही है कि जो अपोजिशन जमातें हैं, मीडिया है, सिविल सोसाइटी हैं, अदालतें हैं, उनका झगड़ा रहे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब ज़ाहिर-सी बात है कि वो मामला इस इंतहा तक आ गया कि वहाँ पे ये रियलाइज़ेशन हो कि ये हुकूमत बहुत बुरी तरह उन रियासती इदारों के वक़ार को मजरूह कर रही है। फिर कुछ मामलात में खुद इन्होंने उनके गिरबानों में भी हाथ डालने की कोशिश की। चुनांचे फ़ौज ने इन सारे मामलात से अपने आप को डिस्टेंट का, और डीजीआई एसपीआर ने उसी कॉन्टेक्स्ट में जब मीडिया में ये बातें हो रही थी, मसलन ये खुद जब ये लोग कहते हैं, क्योंकि जो पिछले 3-4 सालों की आदत है, अब फ़ौज और उससे रिलेटेड एजेंसियां वो काम नहीं कर रही है, तो एक तो इमरान खान साहब को ये खौफ लाहक हो गया है, उसको शक हो गया है कि शायद मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा उसके लिए फिर ये तासुर दे रहे थे, मीडिया में भी ये चीज़ें आ गई कि शायद कोई अपोजिशन जमातों के साथ डील हो रही है। उसके लिए जब डीजीआई एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तो मीडिया और अपोजिशन तो उसकी तामील कर रहा है। मसलन इस दौरान किसी अपोजिशन पार्टी ने ये नहीं कहा है कि हमारी कोई फ़ौज से डील हो रही है या मुलाकातें हो रही है। हम लोग भी उस पे खामोश हो गए। खलवतों में भी आप यकीन जानिए, इस हफ्ते मेरी जहांगीर तरीन से भी मुलाकात हुई है, मेरी शहबाज शरीफ से भी हुई है, मौलाना फजल रहमान से भी हुई है, और उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि जी कोई उनकी डील हो गई है या उनकी कोई मुलाकातें हो गई हैं। लेकिन मौलाना साहब ने ये बात तो कही ना, जहां से डिबेट स्टार्ट हुई थी कि हाथ हटा उनसे, तो देखें केपी के इंतखाबात में तो कहीं ना कहीं कयास हराई तो हर तरफ से हुई ना। इशारे दिए गए कि नवाज शरीफ साहब अचानक वापस आ रहे हैं, किरदार तो सब ने अपना इसके अंदर हिस्सा डाला। वो तो मैंने अर्ज किया ना कि पिछले 3-4 सालों में तो हाथ उनके सिरों पे न सिर्फ था, बल्कि हर मामले को इनके लिए मैनेज किया जाता रहा। इनके लिए पार्टी बनवाई गई, इनके लिए आरटीएस पहल करवाया गया, इनके लिए मीडिया को मैनेज किया गया, इनके लिए अदालतों को मैनेज किया गया, इनके लिए एमक्यूएम और मुस्लिम लीग काब जैसी जमातों से इत्तेहाद बिल जबर करवाया गया। अब जब फौज ने वो काम छोड़ दिया है और उसके इदारों ने, तो मौलाना उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और हम भी ये कर रहे हैं। हमारा ये मुतालबा भी था, और जब वो मुतालबा उसने मान लिया है और अपने आप को गैर जानिबदार कर लिया है, तो अब खुद हुकूमती वज़रा और तर्जुमान उठ के आईएसपीआर और फौज और उसके इदारों को सियासत में घसीट रहे हैं। तो ये जो उनका रिवायती तरीका है इमरान खान साहब का, कभी वो ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं, कभी अपने आप मजबूत साबित करने के लिए करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अब उन इदारों का फर्ज है कि वो उनसे पूछे, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि जो लोग डील की बात करें तो उनसे पूछा करें कि अच्छा भाई किसकी किससे मुलाकात हुई है। तो अब वहां का ये फर्ज है कि इन वज़रा से पूछा जाए कि मुस्लिम लीग के किन लीडरों की किन से मुलाकातें हुई है और किससे डील हो रही है, क्योंकि हम तो उनसे नहीं पूछ सकते। ये तो कल से पूछ पूछ के पूरे मीडिया ने, एक फैसल वावडा साहब ने कुछ हिम्मत करके कुछ नाम लिए हैं कल, जिनमें थोड़ी हैरत हुई। जो नाम उन्होंने लिए, अयाज सादिक साहब की बात करें, शायद खाकान साहब का नाम लिया, ख्वाजा आसिफ साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब का भी नाम ले लिया। लेकिन फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने जब खबर ब्रेक की थी और सब लोग कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब से पूछें, उन्होंने अभी तक नाम नहीं लिए हैं साफी साहब। अब अगर हम आगे हुकूमत के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर मैं एक खास तरीके से इसके ऊपर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी। हम ये तो बात कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर से पीटीआई के बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन इनमें अगर देखा जाए तो अब अगर ये जवाद साहब जो हैं, अहमद जवाद साहब, उनसे पार्टी ओहदा ले लिया गया वापस, तो उसके बाद उनको अचानक ख्याल आया, आपने सबके इंटरव्यूज़ भी किए हैं, सबसे आप बात भी कर रहे हैं, ये आप इसको कैसे देखते हैं? कहीं यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा, अब परवेज़ खटक साहब के हवाले से खबर आई थी जिसको डिनाई तो उनकी तरफ से किया गया, लेकिन मामला ये हमाद अज़हर साहब के तवस्सुत से पता चला कि वो नए गैस कनेक्शंस चाह रहे हैं अपने हल्के के अंदर। हुकूमत ये मौक़िफ़ अपनाती है कि हम एक एक के हल्के की फ़िक्र करना शुरू कर दें या ओवरऑल मुल्क को चला लें। जब पूरे मुल्क में किल्लत है, गैस शॉर्टेज है, तो नए कनेक्शंस की एक हल्के में सिर्फ परवेज़ खटक साहब को इजाज़त कैसे दी जा सकती है? तो ज़रा अनरीज़नेबल नहीं हो रहे हुकूमत के साथ ये सारे लोग? देखिए, सियासतदान बड़े हकीकत पसंद मखलूक हुआ करते हैं, और माजी में भी इसी तरह बहुत सारे लोगों को मनसबों से भी हटाया गया, ओहदों से भी हटाया गया। मसलन अब ये लोग जमहूरियत की बात करते हैं ना, तो आप मुझे बताएं कि कब इस पार्टी के अंदर इलेक्शन हुए हैं जो इमरान खान साहब इतने बड़े चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के।
अच्छा, ये जो है मोरूसी सियासत की बात करते हैं, तो पूरा मामला सैफुल्लाह नियाज़ी के सपुर्द किया गया था पार्टी चलाने का, तो किस बुनियाद पे किया गया था? यही कि रिश्तेदार है हम्म। और राजदान है। फिर आपको मैंने बताया कि माजी में असद उमर को कितनी रुसवाई के साथ हम्म। वजारत से हटा दिया गया, और लेकिन उसके बाद भी वो उसी तनख्वाह पे काम करते रहे, क्योंकि पाकिस्तानी हम्म। सियासत में इक़्तिदार और ये तो है नहीं, क्योंकि उस वक़्त लोग देख रहे थे कि अभी हवाओं का रुख हम्म। इमरान खान साहब के हक में वो चल रहा है। बाकी मामलात ऐसे नहीं है, ये जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मसलन परवेज़ खट्टक हो गए, इसहाक खाक़ानी हो गए, इन सब लोगों की जी। तौहीन की जाती रही पिछले सालों में, ये नौवारदातियों के हम्म। ज़रिए और नौवारदों के ज़रिए, यानी वो दोनों पैमानों पे पूरे उतरते हैं। अब आज से 5 साल पहले आपने शहबाज गिल का नाम सुना था पार्टी में? या फिर ये है कि हम्म। परवेज़ खट्टक तो इमरान खान की सियासत में आने से पहले भी एमपीएस भी थे, वज़ीर भी थे, मुशीर भी थे। शाह महमूद कुरैशी भी इसी तरह थे। तो ये इस तरह के लोगों को लाके मुसल्लत करके, कोई अमेरिका से आ गया, कोई बर्तानिया से आ जी। गया, उनको फ्रंट रो में भी बिठाया जाता है, तो वो लोग अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं, नूर आलम खान समेत। अब उनको ऐसा स, लगता है कि शायद वो वक़्त जी। आ गया, इसलिए उन्होंने ज़बानें खोल ली हैं, अहमद जवाद समेत। अच्छा साफी साहब, एक और भी बात है। अब जो बात हो रही है, पहले भी हम देख रहे थे हर तरह के इल्जाम आते थे सामने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की जात के हवाले से, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जब अहमद जवाद ये कहते हैं कि उनको वो लोग पसंद है प्राइम मिनिस्टर साहब को जो अपोजिशन को गाली गलोच करें और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें, और बहुत ज़्यादा बात, अब जो भी बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी स्पेसिफिक बात हो रही है बहुत ज़्यादा, कि बिल्कुल उनको तनकीद बर्दाश्त नहीं है, दूसरी राय उनको बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर उसके अलावा वो कह रहे हैं करप्ट लोग जो उनके आसपास मौजूद हैं, जिन्होंने अरबों और करोड़ों रुपए कमा लिए, उनकी लिस्ट भी वो तैयार कर रहे हैं। करप्शन प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त अमल है, जिसके ऊपर वो उनकी सारी पॉलिटिकल इस चीज़ के ऊपर स्ट्रगल है। आपकी नज़र में ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्योंकि पहले भी लगते आ रहे हैं, इस किस्म की बातें होती थी उनके बारे में, तो कोई असर तो नहीं हुआ उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से। इस बार पार्टी के दरीना लोग जो काफ़ी साल से उनको जानते हैं, उनकी तरफ से ये बातें कहने से ये कोई ख़तरनाक होगा उनके इमेज के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के इमेज के बारे में अब रिसेंटली कुछ एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने एक एनालिसिस भी किया हुआ है, और मेरी तो तालिब इल्माना राय 15-20 साल से ये रही है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे गालियां भी पढ़वाई, और मैं शऊरी तौर पर ये बात इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे गालियां पड़ी नहीं है, मुझे इमरान खान साहब ने पढ़वाई हैं। क्योंकि मैं समझता था कि इमरान खान साहब कुछ हवालों से जरदारी और नवाज शरीफ से कई गुना ज्यादा शातिर और प्रिटेंडर है। वो प्रिटेंडिंग बहुत खूबसूरती के साथ कर सकते हैं, उनका सिर्फ तरीके वारदात मुख्तलिफ है, बाकी वो उनसे कई गुना ज्यादा डिक्टेटर है। मसलन कितने अरसे तक वो बर्दाश्त कर रहे हैं नवाज शरीफ चौधरी निसार अली खान साहब को, या जावेद हाशमी को बर्दाश्त करते थे, इन्होंने एक दिन के लिए बर्दाश्त नहीं किया। बाबर अवान को कितने अरसे तक जरदारी साहब बर्दाश्त करते रहे। एक तो अगर आप इस हिसाब से भी देखें, दूसरा करप्शन एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। आप मैं मसलन वो तो बेवकूफ सियासतदान थे जिन्होंने अपने अकाउंट्स में डाल दिए, या फिर ये जाके अपने करीबी लोगों के और मुलाजिमीन के उसमें डाल दिए। आप मेरी ज़िंदगी की हर तायुश पूरी करती रहे। मसलन अगर आप मुझे बंगला चाहिए तो घर मुझे सबसे बड़ा मिला हुआ है, मुझे जलसा करने को जी चाहता है तो मुझे मिला हुआ है। आरिफ नकवी से लेकर पाकिस्तान की सिगरेट माफिया तक सब आपके इर्द गिर्द हैं। आपके इलेक्शन के अखराजात पूरे हो रहे हैं, आपके बच्चों का मुस्तकबल गोल्डस्मिथ जैसे उसके यहाँ महफूज है। तो फिर आपका किसी का दिमाग खराब है कि वो बराह रास्त करप्शन करे। लेकिन असल करप्शन तो एक इंटेलेक्चुअल करप्शन है जो उनके यहाँ बदरजे अतम मौजूद है। दूसरा, वो इन बुनियादों पे मसलन पैसे की बुनियाद पे बंदा आया और उनको ओहदा भी मिला, वो एहतिसाब से भी बालातर ठहरा, और उनको दूसरों पे फौकियत भी दी गई। तो ये सारी चीजें तो पहले दिन से ऑब्वियस थी, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि ऐसी फिजा बनाई गई थी, उनके गिर्द ऐसे हिसार कायम किए गए थे कि लोग क्रिटिकली उनके बारे में सोचना ही गवारा नहीं कर रहे थे। लेकिन अल्लाह का और मकाफात अमल का भी एक कानून होता है, जो हकीकत होती है वो एक न एक दिन तो सामने आती है।
साफ़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। साफ़ी साहब हैं कि जो हुकूमत की तरफ से एक तो नून लीग के हवाले से इख्तलाफात के दावे हैं उनको उसमें दम नज़र नहीं आता, और जो सवालात ख़ुद हुकूमत के अंदर से हलकों में से उनके लिए उठ रहे हैं वो समझते हैं कि हुकूमत के लिए इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। ये संजीदा इल्ज़ामात हैं जिसकी जो रेज़ किए जा रहे हैं हुकूमत के हवाले से। आपने साफ़ी साहब की गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। इस वक्त मुल्क का एक और बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और वो है कोरोना, जिसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर पे सिंध में। और आज विफाक ने भी सवाल उठाया वहाँ पे वैक्सीनेशन कम होने का, तो इस पे बात करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे, सिंध हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक और अहम मसला है जिसके बारे में बात करेंगे। कोविड की ये 5वीं लहर है जो पूरी दुनिया में, तो उसके केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ ही रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में इसकी शरह केसेस की इस वक्त कोरोना की 9% बताई जा रही है, जबकि कराची की सिर्फ अगर हम बात करें, क्योंकि ख़बरों की जीनत कराची और सिंध बना हुआ है कोविड के हवाले से, तो 39% तक पहुँच चुकी है। और गुज़श्ता रोज़ 7099 टेस्ट इत्तलात के मुताबिक किए गए, जिनमें से 2754 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है कराची में। और इसको बुनियाद बनाकर हुकूमत जो विफाक है वो भी बहुत तनकीद कर रही है इस वक्त सिंध के ऊपर। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज कहा कि कराची वैक्सीनेशन में सबसे पीछे है। इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी ख़तरे की घंटी बजा दी है कराची के लिए और सिंध के लिए, और उन्होंने कहा है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं कराची में कोविड के, इसके बायस अस्पतालों पर भी बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ सकता है, अभी भी बहुत ज़्यादा दबाव है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और ये कहा गया है कि शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, इनको बंद किया जाए, जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई जाए और SOPs के ऊपर अमल दरामद सिंध हुकूमत की तरफ से करवाया जाए। इस मामले के ऊपर हम बात करेंगे। और एक और भी बड़ी अहम बात है सिंध के हवाले से कि ये इशूज़ तो चल ही रहे हैं, वैक्सीनेशन भी नहीं हुई ज़्यादा और केसेस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन एक और कराची एक्सपो की जो वैक्सीनेशन का अमला है वहाँ पर एक्सपो सेंटर में, उनमें वैक्सीनेटर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की तरफ से आज दूसरे दिन हड़ताल जारी है। तो एक तरफ ये चैलेंज कोविड का और दूसरी तरफ ये इंतज़ामी मामला जिसकी वजह से ये एहतजाज इस वक्त चल रहा है। इन सारे मामलों के ऊपर हम बात करेंगे। कासिम साहब हमारे साथ हैं, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं सिंध के, और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमने सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब को भी दावत दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कासिम सोमरो साहब, पहले मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं आप लोगों के ऊपर, क्यों केसेस कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, खासकर कराची में। विफाक की तनकीद भी आपने सुन ली होगी, क्या वजह है कि वैक्सीनेशन में भी पीछे रह गए और केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं? क्या कर रही है सिंध हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पॉजिटिविटी रेट का अगर जिसका ताल्लुक है तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि सबसे पहले तो ये कोई सोचे कि भी ओमिक्रॉन पाकिस्तान में तो पैदा नहीं हुआ, ये तो कहीं बाहर से वेरिएंट आया, तो ये तो हमारा हम पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कहीं से भी आता है तो आपने उन ममालिक को रखा लिस्ट में, सी लिस्ट में, जो लोग जहाँ से शुरू हुआ, लेकिन जहाँ पर सबसे ज्यादा स्प्रेड था वहां से तो आपने फ्लाइट्स ऑन रखी। तो ये एक बहुत बड़ा, ये वहां से कहने की हद तक तो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, स्ट्रेटेजाइज होने की बात आती है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। यकीनन NCOC बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारी उनके साथ बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन रहती है, लेकिन अब जिस वफाकी वजीर साहब का आपने नाम लेके कहा कि उन्होंने ये कहा है, वो इन हालात से बिल्कुल जो है ना वाकिफ नहीं है कि हमारी यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। दूसरी बात ये है कि कराची के अंदर थिकली पॉपुलेशन का होना, एक मिनट जी, मैं कराची में थिकली पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा होना, और फिर जो ये बहुत सारे लोगों ने, आपने खुद देखा कि हमारी लीडरशिप मास्क के बगैर आपको कहीं नजर नहीं आती, लेकिन आप अगर बाकी जगहों पर देखेंगे तो सुबह हेल्थ के वज़रा, इवन हमारे वफाकी वज़रा, वो बगैर मास्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बगैर मास्क के जो है वो पब्लिक में जाते हैं, तो आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन लगाने के बाद यू आर फ्री। सो वी हैव टू हमें वो ठीक है बिल्कुल सोमरो साहब, लेकिन जो इंतजामी मामलात हैं, संजीदा सूरत हाल, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, मैं इस पे भी आती हूँ। मैं डॉक्टर साहब का एक कमेंट अगर आपकी इजाजत हो, मैं आप साथ ही हैं सोमरो साहब, मैं आती हूँ आपके पास दोबारा। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह सोमरो साहब भी बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में क्या वजह है ये जो केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, कि या तो टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है इसलिए डायग्नोज ज़्यादा हो रहे हैं लोग कराची में, या फिर हुकूमत टैकल सही तरीके से नहीं कर रही, और साथ बात वो ये भी करें कि पॉपुलेशन कराची में, शहरी आबादी बहुत ज़्यादा है। आपकी नज़र में क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात तो है कि पॉपुलेशन कराची की ज़्यादा है और तमाम
दूसरे शहरों से लोग यहाँ आते हैं और डिफरेंट कॉर्नर से ऑफ द कंट्री यहाँ आके रुकते हैं, ये तो बात दुरुस्त है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो फैलाव है, ये जो हमारी 40% पॉजिटिविटी रेट है, ये तो रिकॉर्डेड है, लेकिन अनरजिस्टर्ड जो है, जो रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो बहुत सारे हैं, वो बहुत ज्यादा केसेस हैं। कराची में खासकर अगर बात करूं तो मैं इसकी जो मेन वजह हमें समझ में आती है कि लोगों का बिहेवियर जो है ना, वो कुछ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव या बहुत ज्यादा सेफ्टी बिहेवियर नहीं है, सेफ नहीं है। क्योंकि आप देखें कि इस वक्त हर चीज खुली है, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, दूसरी एक्टिविटीज हो रही हैं, मार्केटें हैं, वहां कहीं पर भी एसओपीज को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये बीमारी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। फिर हमारे यहाँ शहर में अभी 2 बड़े इवेंट्स हुए हैं, फेस्टिवल्स हुए हैं, फूड फेस्टिवल हुआ है, दूसरे फेस्टिवल हुए हैं, और फिर अभी हम ये देखने जा रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, कि जो पीएसएल हो रहा है हमारा, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एक इवेंट है क्रिकेट का, इसमें स्पेक्टेटर्स नहीं होने चाहिए, जो सूरत हाल कराची की है, तो इसको खत्म करना चाहिए, ताकि हमारा पीएसएल का जो सिलसिला है ये चलता रहे, ऐसा ना हो कि बीच में पीएसएल रुक जाए। तो मैं समझता हूं कि अवाम को समझना पड़ेगा, और हुकूमत को मैं समझता हूं कि सख्ती से एसओपीज पे अमल दरामद करना पड़ेगा। और अभी लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि अगर शादी हॉल में कोई अगर एसओपीज को फॉलो नहीं करता है तो उसको बंद कर देना चाहिए, और जो इस वक्त हजारों लोग शादी ब्याह में जा रहे हैं, उनकी एक लिमिटेशन करनी चाहिए कि कम से कम 100 लोग जाए, 200 लोग जाए, तो कुछ लिमिटेशन कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी जगहों पे फिर मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त जो जलसे जुलूस और धरना और ये पॉलिटिकल पार्टी से हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस वक्त कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन किया जाए, ताकि लोगों को इज्तनाब किया जाए। बिल्कुल ये जमा ना करें, तो इससे थोड़ा सा हमारी कमी हो सकती है। वरना इसके बाद कोई चारा नहीं है कि फिर आप लॉकडाउन करें, फिर सारी चीजों को बंद करें। तो इस वक्त ही वो नहीं है, इस वक्त है अकलमंदी का, समझबूझ का काम करने का, और प्रॉपर मैनेजमेंट का काम है। मैं समझता हूं कि मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ डॉक्टर साहब जाना है, और आप बिल्कुल इस तरीके से आपने कहा सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद शहरियों के ऊपर है, और अगर ना सुने शहरी बात तो फिर हुकूमत के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाएं। बहुत अहम बातें आपने सारी की। हमें शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आते हैं तो इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद हम बात करें कोविड के हवाले से, खास तौर पे कराची में जो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कासिम सोमरो साहब, अब अगर हम अस्पतालों में, कराची के अस्पतालों में जो सूरत हाल अगर देखें तो बड़ी अलार्मिंग है। जहाँ पर ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ अवेलेबल बेड्स हैं, उसके नंबर्स जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें, वो 2619 हैं, लेकिन इस वक्त कोविड के जो सिर्फ पेशेंट्स हैं वो 1759 मरीज़ हैं जो कोविड के हैं और इन बेड्स के ऊपर मौजूद हैं। तो यानी ये बहुत अलार्मिंग नंबर्स तो हैं, लेकिन ऐसे में आप लोगों के यहाँ एहतजाज चल रहा है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, जो डेटा एंट्री करने वाले हैं, उनके जो मुतालबात हैं उसको क्यों संजीदा नहीं लिया? उनकी तनख्वाहों का मसला है, आज दूसरे दिन उनका एहतजाज जारी है। कम से कम इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को तो दूर किया जाता ताकि वो अपना काम कर रहे होते। देखें, मैं जो आपने ये नंबर बताया ना कि 1700, आई डोंट थिंक तो कि 1700 हमारे पास बेड ऑक्यूपेंसी है। हमारे पास जितनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो तो हैं, लेकिन बेड ऑक्यूपेंसी इतनी नहीं है जितनी आप कह रहे हैं। आपके पास हो सकता है ये नंबर कितना बता सकते हैं वैसे सोमरो साहब? मेरे पास सुबह की रिपोर्ट थे, उसमें 20 के करीब पेशेंट वेंटिलेटर्स पे थे और 293 पेशेंट जो एचडीयू या आइसोलेशन फैसिलिटीज में थे। ऑल ओवर सिंध की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी हॉस्पिटल, लेकिन ये जो जिस तरह का वेरिएंट, जिस तरह की फैलाव इस वक्त है, उसमें हमारा हेल्थ केयर स्टाफ जो है वो इन्फेक्ट हो रहा है। बाकी जो वो स्टाफ जो बाकी चीज़ों को देखता है, वो अगर खुदा ना खास्ता अब हमारे पास ये जैसे डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर हमें कंडक्ट हमारा बेहतर होना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे, देखें हमारे पास इसके सिवा कोई हल नहीं होगा कि हम कोई स्ट्रेंजिंग मेजर्स लें
जिसमें कि हम जो है इन शादी हॉल्स को बंद करें या हमारे पास वैक्सीनेटर्स का मसला कब हल होगा? ये जो स्टाफ एहतजाज कर रहे हैं, इनका मसला कब हल होगा? इस बारे में क्या सोच रही है हुकूमत? नहीं देखिए, हमारे पास हमने तो हमेशा इनको प्रायोरिटी बेसिस पे दिया, उनकी तनख्वाहें हमेशा रिलीज की। अगर किस तरह का कोई मसला है, मैं आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट, क्योंकि मैं खुद शहर में नहीं था, लेकिन मैं देख लेता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। ये इनकी तनख्वाही का कोई इशू होगा नहीं। अब फिर जो हमारा, लेकिन ये 9 माह की तनख्वाह का मसला है सोमरो साहब, ये कोई एक आध महीने के ऊपर या कोई इस तरह का ऐसे मुतालबात नहीं है जो भी सामने आए हैं। वो कह रहे हैं, हमें हर बार कह दिया जाता है कि आप वापस काम संभाल लें, हम संभाल लेते हैं, अब मजीद हम काम नहीं कर सकते, हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसा कोई इशू नहीं है। देखें, हमारे पास पिछली दफा भी जब ईद पे बात आई थी, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि हमारी इतने वक्त की सैलरी हुई नहीं है, तो उस वक्त भी अगले दिन उनकी सैलरीज आ गई थी। ये मतलब, अब मैं इस बारे में ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहता कि ये इस किस्म के जब भी हमारे पास इमरजेंसी आती है, MR की इमरजेंसी आई, हमारे कुछ स्टाफ ने कहा कि जी हमें ग्रेड का मसला है, हमारे ये कर दो, तो हम उस वक्त जब हमारे ये फिर उस हिसाब से बहुत ज्यादा अलार्मिंग भी है, क्योंकि जो एहतजाजी वर्कर्स हैं सोमरो साहब, उन्होंने पासवर्ड अपने पास रख लिए हैं, लोगों की वैक्सीन नहीं हो रही और लोग कोविड होता ही जा रहा है लोगों को। मैं अब एक कमेंट डॉक्टर साहब का इसमें शामिल करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, अब जाते जाते आखिर में आप ये बता दीजिएगा कि ये बूस्टर शॉट्स जो हैं ये लगवाना कितना अहम है? जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई हुई है और जिन्होंने नहीं लगवाई, अब उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि एक तो कंफ्यूजन ये दूर करनी है। काफी लोग इस पे ये समझते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है 2, उसके बाद कोरोना उनको नहीं अटैक करेगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जिन्होंने वैक्सीन लगाई है या बूस्टर डोज भी लगाया है, तो कोरोना का वायरस उन पे अटैक कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि उनको शिद्दत नहीं होगी, कोई बहुत ज्यादा सीवियर किस्म के अलामात नहीं होंगे, मामूली से होंगे, हॉस्पिटल में ही वो ठीक हो सकते हैं। खासकर वो लोग पिछले हो गए हैं, दूसरे इंजेक्शन लगाए हुए, तो उनको बूस्टर डोज फौरी तौर पे लगा लेना चाहिए। इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट इंजेक्शन बूस्टर का लग रहा है, फाइजर का, तो मैं समझता हूं कि तमाम लोगों को बूस्टर डोज लगाना चाहिए। उससे जो है उनकी जो है क़ुव्वत मदाफियत अगेंस्ट दी कोरोना वायरस वो इंक्रीज कर जाएगी और उनको बहुत कम प्रॉब्लम करेगा ये कोरोना वायरस। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो लोगों को जिन्होंने वैक्सीन एक भी नहीं लगाई है, उनको वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। जिन्होंने एक वैक्सीन लगाई है, दूसरी वैक्सीन नहीं लगा रहे, उनको फौरी तौर पर दूसरी वैक्सीन लगाना चाहिए। और जिन्होंने दूसरी लगा ली, उनको 6 महीने हो गए, उनको बूस्टर डोज फौरी तौर पे लगाना चाहिए। हर हाल में फिर वो बूस्टर लगवा लें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर जाज साहब आपका भी और कासिम सोमरो साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बात यही कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद शहरियों के ऊपर आती है, वैक्सीनेशन भी लगवाएं और एहतियात भी करें। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।